बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक इत्तला तो ये है कि 17 जुलाई के बाद पीटीआई जो सियासी गंद मारना चाहती है, परवेज़ इलाही उसमें हिस्सादार नहीं होंगे। और परवेज़ इलाही को किसने मनवाया या परवेज़ इलाही ने ये पेशकश किसके ज़रिए की कि मैं इस गंद में हिस्सेदार नहीं बनूँगा और मेरी क्या शर्तें हैं, एक तो इस पर बात करनी है। और दूसरा, अयाज मीर पर हमला आम तासुर ये बनता जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने कराया। इस्टेब्लिशमेंट से मुराद जहाँ ISI है, क्योंकि माजी में इस तरह के हमलों के हवाले से इल्ज़ाम ISI पर ही लगता रहा है, लेकिन इसमें कितनी हकीकत है। और तीसरा ये कि अयाज मीर ने बिलावल पर और पख्तूनों पर जो एक ख़तरनाक किस्म का, रकीब किस्म का, गलीज़ किस्म का हमला किया है, उस पर पीपल्स पार्टी की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल मुतवक्को है। और तीसरा ये पॉइंट है कि फ़ौज पर हर तरफ से हमले हो रहे हैं, लेकिन उसका दिफा करने वाला अवामी सतह पर हमें कोई नज़र नहीं आता। यहाँ तक कि हुकूमत भी बस खानापुरी कर रही है, लेकिन हकीकत में वो फ़ौज का दिफा करने में उतनी गर्मजोशी का मुज़ाहरा नहीं कर रही जिस तरह की फ़ौज को तवक्को थी। इसका क्या सबब हो सकता है, इस पर ये हमारे 3 मौज़ूआत में बढ़े। नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि PTI के इजलास में, कोर कमेटी के इजलास में ये फ़ैसला किया गया है कि 17 जुलाई के इंतखाब के बाद हम वज़ारत आला के इलेक्शन का बाइकाट करेंगे, बल्कि असम्बलियों से निकल जाएंगे और असम्बली के अंदर नहीं आएंगे। इस मामले को मुतनाज़ा बना देंगे। ये फ़ैसला इन रिपोर्टों के बाद किया गया जो PTI ने अपने ज़राए से इकट्ठी की, जिनमें उन्होंने बताया कि इनमें से PTI सिर्फ 2 या 3 सीटें जीत सकती है, इससे ज़्यादा कोई चांस नहीं है। 15 सीटों पर मुस्लिम लीग नून की पोजीशन बहुत मजबूत है, वो वहाँ से आसानी से मुंतखब हो जाएंगे, जबकि बाकी 3 सीटों पर टफ मुकाबला है और मुश्किल है कि PTI उनमें से कोई सीट जीते। 2 पर PTI की जो फतह है वो कदरे आसान है। तो इन रिपोर्टों के बाद PTI ने यह फैसला किया है कि एक तो धांधली का शोर मचाया जाएगा, और वो तो खैर पहले से मचाना शुरू हो गया। कल भी सारा दिन इनके लोग लगे रहे, TV पर भी और सोशल मीडिया पर भी इनके लीडर बयान देते रहे कि इलेक्शन कमीशन की मिली भगत हो गई है। हालांकि मिली भगत का कोई सबूत या इशारा PTI नहीं दे सकी। इसके बावजूद इन्होंने ये धांधली का जो शोर मचाया है, और ख़बर ये है, मुसद्दक़ा ख़बर ये है कि सोशल मीडिया सेल को और PTV पर बैठे हुए इनके एंकर पर्सन को, जिनको गोगी फंड से अब भी अदायगी की जा रही है, हालांकि गोगी फरार हो गई है, लेकिन उसका सेल जो पाकिस्तान में इसके कारपरदाज है, बड़ी गाला से समझ लीजिए कि उनको मुसलसल फंडिंग हो रही है। वो ये शोर मचा रहे हैं कि धांधली बहुत ज़्यादा होगी। जब इलेक्शन का रिज़ल्ट आ जाएगा तो उससे अगले दिन या उससे अगले दिन ये वज़ारत आला के इलेक्शन का बाइकाट कर देंगे, और ये कहते हुए कि तारीखी धांधली हुई है, बदतरीन धांधली हुई है और हमारे जीते हुए उम्मीदवारों को हराया गया, इस तरह की ये बातें करेंगे और फिर ये बाइकाट कर देंगे। तो चौधरी परवेज़ इलाही इस अमल में इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, इसका साथ नहीं देंगे। उसकी वजह यह है कि परवेज़ इलाही ने परसों ही ये मुस्लिम लीग की क़यादत को चौधरी शुजात के ज़रिए पैगाम पहुँचाया है कि मेरे ख़िलाफ़ मुकदमे ना किया जाए, मेरे बेटे को गिरफ़्तार ना किया जाए। मुनस इलाही की गिरफ़्तारी तकरीबन यकीनी है। कब होती है ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि PTI या काफ लीग के हामियों को अदालत से बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है। वो इशारा करते हैं और रिलीफ मिल जाता है, जबकि माजी में हमने देखा कि मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के जो लोग गिरफ़्तार कर लिए जाते थे, उनकी 2-2 साल तक ज़मानत ही नहीं होती थी, और इनकी पेश की ज़मानत हो जाती है। तो ज़ाहिर हुकूमत कुछ सोच रही है कि मुनस इलाही पर कैसे हाथ डाला जाए। मुनस इलाही के ख़िलाफ़ भी बहुत ज़्यादा शवाहद मिल गए हैं, वो बुशरा पीरनी के ख़िलाफ़ भी बहुत ज़्यादा शवाहद मिल गए हैं, फर्रा गोगी के ख़िलाफ़ भी बहुत ज़्यादा शवाहद मिल चुके हैं। ख़ुद इमरान खान के गिर्द दायरा जो है वो सख्त किया जा रहा है, और जैसे ही हालात ने इजाज़त दी, ये सारे लोग जेलों के अंदर होंगे, बाहर पत्ता भी नहीं हिलेगा इनकी गिरफ्तारी पर, ये तय है। लेकिन ये देखना है कि अदलिया का रवैया आइंदा दिनों में क्या होता है। तो परवेज़ इलाही ने जरदारी साहब के ज़रिए और दूसरे ज़राए के हवाले से मुस्लिम लीग नून की क़यादत तक ये बात पहुँचाई गई है कि कम से कम मुनस इलाही को गिरफ़्तार न किया जाए। ठीक है, मैं स्पीकर से भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुनस इलाही को इतना सख्त सलूक का निशाना न बनाया जाए। मुस्लिम लीग ने इसका जवाब नफ़ी में दे दिया है और कहा है कि आप PTI का साथ दें,
बाइकाट करें, हड़ताल करें, जो मर्जी करें। मून सिलाई की जराइम इतने ज़्यादा, 2 अरब रुपये से लेकर 22 अरब रुपये तक के किस्से मून सिलाई की करप्शन के मौजूद हैं। ज़मीनों पर कब्जे, नाजायज़ वसूलियाँ, बहुत सारी तरह के घपले, ये सारे जो शवाहिद हैं, ये कुछ इस हुकूमत का कारनामा नहीं है, ये शवाहिद पहले से मौजूद थे। मौजूदा हुकूमत ने उनको इकट्ठा करके काबू में कर लिया। तो अब देखते हैं कि चौधरी शुजात इसके बाद क्या करेंगे। पिछले दिनों चौधरी शुजात ने कहा था कि मैं तो परवेज़ इलाही का साथ दूंगा पंजाब के इलेक्शन में। दरअसल वो एक किस्म की धमकी थी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को कि अगर परवेज़ इलाही पर हाथ डाला गया तो मैं वफाक से आपकी हिमायत ख़त्म कर दूंगा। ये बिलवास्ता धमकी और चौधरी शुजात की धमकी देने का अंदाज़ इसी तरह का हुआ करता है। ज़ाहिर है ये बात हुकूमत के भी इल्म में है कि अगर चौधरी शुजात बाइकआउट करता है तो फिर उसका नतीजा क्या निकलता है। इसलिए कि जो काफिले के एक दूसरे रुकन हैं वो तो हुकूमत का साथ नहीं छोड़ेंगे और फिर शायद ये जो का बेटा है चौधरी शुजात का, उसका रद्द-ए-अमल भी मेरा ख्याल है चौधरी शुजात की मर्ज़ी के बरअक्स होगा, क्योंकि परवेज़ इलाही की फैमिली ने और वजाहत फैमिली ने उनको इतनी गालियाँ दी हैं, इतनी मज़म्मत की है, इतना ज़्यादा उन्होंने नुकसान पहुँचाया है कि मुझे नहीं लगता कि वो शुजात की बात मानेंगी। तो शुजात ये धमकी देकर ख़ुद भी फंस गए हैं। और नाज़रीन, चौधरी शुजात का और परवेज़ इलाही का जो किरदार है माजी का, वो आपके सामने है। नहायत तकलीफ़देह किरदार है, एंटी पाकिस्तान किरदार है, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने वाला किरदार है। करप्शन के हवाले से जो घराना सारे फहरिस्त है, लेकिन मैं करप्शन की बात नहीं कर रहा। मैं 3 वाक़यात का हवाला देता हूँ। इन्होंने चौधरी शुजात ने अकबर बुख्ती को शहीद करवाया, लाल मस्जिद में कत्ल-ए-आम करवाया और फिर लंदन पनार बनाया, जो पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे ज़्यादा घिनौनी साजिश थी। लंदन में ये ताहिर कादरी, शुजात, परवेज़ इलाही और इमरान खान और ज़हीरुल इस्लाम इस साजिश का सुरगना था जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बनाई गई। और इसी साजिश का शाखसाना था कि मॉडल टाउन में 14 अफराद कत्ल कर दिए गए। आप खुद इस सवाल का जवाब तलाश कीजिए कि आखिर क्या वजह है कि इस साहने को, मॉडल टाउन के साहने को, जो बहुत ही दर्दनाक था, जिसमें हामला औरतों को भी गोलियां मारी गई, 5 साल हो गए अभी तक कोई मुलज़म सामने नहीं आ सका कि इसका ज़िम्मेदार कौन था। तो ये लंदन साजिश प्लान, ये परवेज़ इलाही को पकड़ लिया जाए, शुजात को पकड़ लिया जाए, ताहिर कादरी को पकड़ लिया जाए, इमरान खान को पकड़ लिया जाए तो 14 कत्ल का मुअम्मा हल हो सकता है। लेकिन ज़ाहिर है ये नहीं होगा, बहुत ताकतवर लोग हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये जो एजाज मीर पर एक हमला हुआ, टीवी प्रोग्राम करके वो बाहर निकले तो कुछ लोगों ने उनको घेर लिया और मारा, लिटा कर भी मारा, दांतों पर भी मारा, मुंह पर भी मारा। तो आम तासुर ये फैल गया कि ये हमला ISI ने कराया है, क्योंकि एक दिन पहले इमरान खान के एक जाली किस्म के सेमिनार में तकरीर करते हुए मौसूफ ज़्यादा तरंग में आ गए थे और फ़ौज को इन्होंने अच्छा खासा लिताड़ा था। कल मैं देख रहा था कि नजम सेठी साहब, जो बहुत ज़िम्मेदार और मंजे हुए साफ़ी हैं और बड़ी नपी तुली बात करते हैं और उनकी बात में अक्सर वज़न होता है, उन्होंने भी ये कहा कि ये हमला उन्हीं ताकतों ने कराया है जो पहले भी कराती रही हैं। मेरे इस सिलसिले में 2 एतराज़ात हैं या सवाल आते हैं। एक तो ये है कि हम देख रहे हैं कि ये जब से जनरल नदीम अंजम साहब ISI के सरबराह बने हैं, ISI का रोल जो है वो बिल्कुल बदल गया है। ना तो उसकी तरफ से किसी सियासी मुदाखलत की खबर आई है और ना ही ऐसे शवाहद आए हैं कि वो बदस्तूर लोगों को लापता कर रही है, बल्कि फ़ौज पर तनकीद करने के, सख्त तरीन तनकीद करने के और बिलो द बेल्ट वार करने की जो 2 वाक़यात पेश आए, उनमें फ़ौज ने, ISI ने कोई मुदाखलत नहीं की, कोई एक्शन नहीं किया, बल्कि फ़ौज की तरफ से बाकायदा अदालत में मुकदमा दायर किया गया, FIR दर्ज कराई गई। उनमें से कोई शीरी मज़ारी की बेटी थी जिसने बाकायदा जनरल कमर बाजवा को गालियाँ भी दी थी, उस पर भी केस हुआ। ये अलग बात है कि वो केस चला ही नहीं, अदालत ने उसे कहा जाओ बेटा चलो छुट्टी करो, यानी केस ख़त्म कर दिया। केस सुने बगैर, मुद्दई उसमें फ़ौज थी लेकिन फ़ौज को बुलाया ही नहीं गया, फ़ौज को सुना ही नहीं गया और वो शीरी मज़ारी साहब की साहबजादी जो थी वो बाइज़्ज़त घर को तशरीफ़ ले गई। तो खैर ये तो ज़मीनी बात आ गई। कहने का मतलब ये था कि ISI का किरदार अब जी नहीं रहा। दूसरा ये है कि जब हम देखते हैं कि ISI इस किस्म के वाक़यात नहीं कर रही तो अयाज़ मीर पर हमला करने की हमाकत वो क्यों करेगी, जबकि अयाज़ मीर पाकिस्तान के मारूफ तरीन सहाफ़ियों में शुमार होते हैं और आम तौर पर मारूफ तरीन सहाफ़ियों पर इस तरह हाथ नहीं डाला जाता। हामिद मीर को ज़हीरुल इस्लाम के दौर में गोलियां मारकर कत्ल करने की कोशिश की गई तो उससे कितना इदारे को नुकसान पहुंचा।
तो गैर मारूफ या कम मारूफ इलाकाई सहाफ़ियों को तो ज़ाहिर उनके खिलाफ बहुत कार्रवाई हुई हैं। मेरे पास जो मालूमात हैं और जो अंदाज़े हैं वो ये है कि इसमें तहरीक-ए-इंसाफ़ की टाइगर फोर्स मुलव्वस है। और मुलव्वस होने की वजह क्या थी? दो वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये कि वो जाली किस्म के सेमिनार में अयाज़ मीर ने अगरचे फ़ौज पर तनकीद की, फ़ौज को प्रॉपर्टी डीलरों का इदारा कहा और कई गलत किस्म की काबिल मज़म्मत बातें की। वहाँ उसने इमरान खान को कहा कि अपने जहन से ये खबास्तें निकाल दो। इमरान खान पर उन्होंने 3-4 संगीन इल्ज़ामात लगाए। एक तो ये कि तुमने इस मुल्क को प्रॉपर्टी डीलरों के हाथ में बेच दिया है, और दूसरा ये कि तुम्हारे जहन में कुछ खबास्तें हैं, और 2-3 बातें और भी की। एक वजह तो ये हो सकती है कि उनका गुस्सा हो इमरान खान को इस बात पर कि मेरे हिस्से में में मेरी ही बेइज्जती कर दी। और ज़ाहिर है जो जिस तरह उसने जो बातें की वो आप सुनिए, वो काफ़ी शर्मनाक थी इमरान खान के लिए। तो इमरान खान ने फिर अपने टाइगर फोर्स को इशारा इस बात का किया हो, या फिर ये हो सकता है कि फ़ौज को दबाव में लाने के लिए कि ये उन्होंने समझा कि ये तो ज़ाहिर है जब हमला होगा तो इशारा सबकी नज़र सब फ़ौज की तरफ जाएगी, सबकी उंगली फ़ौज पर उठेगी, तो फ़ौज पर दबाव आएगा, फ़ौज को गाली पड़ेगी। तो इमरान खान की एक सोच ये भी हो सकती है। नाज़रीन, अयाज़ मीर पढ़ा लिखा सहाफ़ी खुद को कहता है, लेकिन कल इसने दुनिया टीवी के प्रोग्राम में बिलावल के बारे में एक ऐसी रकीक बात की और पठानों के बारे में ऐसी गंदी बात की जो मैं दोहराना नहीं चाहता और दोहरानी चाहिए भी नहीं। तो ये हैरत है कि इसने ये बात कर दी और टीवी ने वो प्रोग्राम ऑन एयर जाने दिया, हालांकि वो सख्त गैर अखलाकी और क्या कहना चाहिए इब्तिज़ाल और वल्गैरिटी की आखिरी इंतहा भी अयाज़ मीर ने अबूल कर दी। ऐसे फ़िक्रे टीवी पर ऑन एयर नहीं जाया करते। ये क्या सोच कर टीवी वालों ने ये फ़िक्रे ऑन एयर किए? पीपल्स पार्टी ज़ाहिर इस पर सख्त नाराज़ है, लेकिन वो पार्टी की सतह पर तो अयाज़ मीर को जवाब नहीं दे सकती। वो अयाज़ मीर को खामख्वाह एक गैर ज़रूरी अहमियत मिल जाएगी, लेकिन पार्टी के जो दूसरे तीसरी सफ़ के कायदीन हैं उनको ये हदायत कर दी गई है कि इस वाक़े की मज़म्मत की जाए। और मेरा ख़्याल है कि सहाफ़त की तंजीमों को भी इस बात की मज़म्मत करनी चाहिए कि इतनी गंदी अखलाक से इतनी गिरी हुई, इतनी पस्त ज़हनियत की फुहश उड़ियाँ और लचर बात कहने की किसी को इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अयाज़ मीर वैसे अपने कालमों में और प्रोग्रामों में इस तरह की गलीज़ बातें पहले भी करता रहा, लेकिन वो चल जाती रही, लेकिन इस मरतबा तो उसने हद ही कर दी। नाज़रीन, जब फ़ौज पर हमले हो रहे हैं और फ़ौज का कोई दिफा नहीं कर रहा, ये एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। फ़ौज ज़ाहिर अपना दिफा खुद नहीं कर सकती, उसका अपना दिफा करने का तरीका यही होता है कि वो मुकदमा दर्ज करा दे, वो बंदों को उठा ले, और इससे ज़्यादा तो वो कुछ नहीं कर सकते। या फिर ये कि वो मार्शल लगा कर सबको पकड़ ले और पिटाई करे, ये सूरत हाल भी मुमकिन नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो हमले हैं, बल्कि तकरीबन 90% हमले जो हैं वो PTI की तरफ से हो रहे हैं, और 10% हमले उन लोगों की तरफ से हो रहे हैं जिनका PTI से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन फ़ौज से उनका पुराना बैर है। वो लिबरल हैं, सेकुलर हैं, प्रो इंडिया, जो मर्ज़ी आप बात उनके बारे में कर लें, लेकिन वो जब देख रहे हैं कि तनूर गर्म है तो 2 रोटियाँ हम भी लगा लेते हैं, इस तरह का उनका मामला है। मुस्लिम लीग क्यों इतनी गर्मजोश नहीं है दिफा करने में? तो ज़ाहिर है कि पिछले 2014 से लेकर 2021 तक 7 साल तक इस्टेब्लिशमेंट ने मुस्लिम लीग को पीटा है, मारा है, उसे कोने से लगाया, उसे दीवार से लगाया, रियासती ख़जाने के बल पर इसकी किरदार कुशी की अज़ीमुश्शान मुहिम चलाई है, जिसके नतीजे में मुल्क भी बर्बाद हो गया। और फिर 2 मरतबा वादा खिलाफ़ी की गई, एक मरतबा एक्सटेंशन के मौके पर, दूसरी मरतबा बाद के जो हालात पेश आए। वादे किए गए थे कि नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ हमने झूठे केस चलाए हैं, झूठी सज़ा दी है, ये सज़ाएँ वापस होगी, ये सब कुछ होगा, लेकिन कुछ भी वापस नहीं हुआ। और अब नवाज़ शरीफ को वापस आने की इजाज़त भी नहीं दी जा रही। तो इस वजह से मुस्लिम लीग की तरफ से सर्द महरी का मुजाहरा हो रहा है। तो ये सामान्य इबरत है। मेरा ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वो नवाज़ शरीफ के साथ किए गए वादे पूरे करे, क्योंकि उनके साथ अदलिया ने सख्त ज़्यादती की है। किसी इल्ज़ाम के बगैर, किसी सबूत के बगैर, किसी आइनी कानूनी जवाज़ के बगैर उनको उम्र भर के लिए नाअहल भी करार दिया और उनको कैद की सज़ाएँ भी दिलवाई। तो देखिए ये इस्टेब्लिशमेंट अब कब अपने इस मौक़िफ़ से अपने इस मामले को अनडू करती है, इसलिए कि हालात अब ऐसे हैं कि नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान लाए बगैर चारा नहीं है। जो बहरान है पाकिस्तान की तरफ बढ़ता जा रहा है और रियासत इतनी बेबस हो गई है कि तालिबान के आगे झुक गई है, जो कि हमारी सिक्योरिटी के लिए भी एक बड़ा मसला है।
नाज़रीन, आखिर में एक खबर ये है कि अफ़गानिस्तान से सस्ता कोयला पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से बिजली के बहरान से मदद मिलेगी। लेकिन क्या इसके नतीजे में बिजली की लागत कम होगी और क्या बिजली को सस्ता किया जाएगा, ये बात देखने वाली है और इसका इन्हिसार शहबाज शरीफ पर है। शहबाज शरीफ से रहम की अपील की जाती है। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।